गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? तो वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आज हम हमारे पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से, और उसके बाद हमने धीरे धीरे आगे कुछ बेसिक सी पीरियोडिक टेबल वगैरह को डिस्कस किया था। जैसे हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना, डोबी राइनर के ट्रायड, लोथरमेयर कर्व है ना, और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फिर हेनरी मोजले का जो ग्राफ था वो, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन सब को हमने एक एक करके डिस्कस किया था, समझा था, पढ़ा था, है ना। तो आज हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ रहे थे, और उसको पढ़ते पढ़ते हमने सबसे पहले एस ब्लॉक को पढ़ा। एस ब्लॉक के अंदर हमने ग्रुप 1, ग्रुप 2, फिर पी ब्लॉक पढ़ा। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को पढ़ा। उनके एलिमेंट्स आई थिंक आप सबको याद हो गए होंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और से ग्रुप 2 के एलिमेंट्स थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। उसके बाद ग्रुप 13 के थे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, है ना। 14 के एलिमेंट थे कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लूवेरियम। और उसके बाद ग्रुप 15 के एलिमेंट थे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और लिवोरियम, बिस्मथ। तो और इसके अलावा ग्रुप जो नेक्स्ट है अपने, इसके बाद लास्ट में अपने नायोबियम था। ठीक है, और उसके बाद अगले जो ग्रुप नंबर 16 है उसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, है ना। उसके बाद अपने ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसाइन, है ना। और ग्रुप 18 जो था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनीज। तो ये अपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे। मैंने लाइन से आपको न्यूमोनिक्स भी करवाए थे, है ना। हल्ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। और फिर है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं नई, और कहे शिवजी सुनो पार्वती फल। और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीख मंगे। और उसके बाद था ओ सावधानी से टीपो लव। और उसके बाद था फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा, टेनिसाइन, है ना। उसके बाद था हिना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन ओजी, है ना। बस इतना सा याद करना था। उसके बाद अपन ने डी ब्लॉक शुरू किया था। डी ब्लॉक में हमने 3D सीरीज़ के बारे में बात की थी। 3D सीरीज़ कैसे याद की थी, स्कूटी वाली करीना मैम। और उसके बाद क्या था, फैकोनी कुंजन, है ना। फिर क्यों नहीं, कौन नहीं जाने, ऐसे करके अपन ने याद की थी। तो ये अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, है ना। और आज हम क्या करेंगे भाई, आज आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आगे वाला पार्ट क्या है, ये हमारी डिस्कस हो गई 4D। अपन ने कल इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखो बच्चों, लगभग सबके एक जैसे होते हैं। मैं यहीं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोस्टली इनके कन्फिग्रेशंस इस तरह से होंगे कि इसमें आपके 3D में 1 होगा, या फिर आप ऐसे मान लो कि n-1 जो D होगा उसके अंदर आपके 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ns में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे भी n-1 D में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ n-1 D में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ n-1 D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में, अच्छा रुकना, यहाँ आपके n-1 D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ns में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर मैंगनीज में क्या होगा, n-1 D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर यहाँ n-1 D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n-1 D में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे बच्चों n-1 D में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ n-1 D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ns में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ n-1 D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और ns में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सब में यही सेम पैटर्न फॉलो होगा,
है ना, कुछ चेंज आना नहीं है। कहाँ कहाँ चेंज आएगा मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके पैलेडियम में चेंज आएगा। पैलेडियम में आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको 4D10 5S0, सॉरी, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम PT, उसमें आपके 5D9 और 6S1, है ना। ये इस तरह से इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग से याद रख लेना आप, है ना। और एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो। उसके अलावा बाकी सब में जो है वो सेम ही रहेगा, कोई खास चेंज नहीं है ना। इन सब में आपको याद रखना है कॉपर सिल्वर गोल्ड, है ना। कॉपर सिल्वर गोल्ड में क्या होगा, इन सब में यही कन्फिग्रेशन फॉलो होगा। n-1 D में कितने 10 और ns में 1, है ना। तो सब में लगभग यही सीक्वेंस पैटर्न फॉलो होगा। इनमें भी याद रखेंगे, है ना, क्रोमियम में मोलिब्डेनम टंगस्टन, है ना, इनका भी कन्फिग्रेशन इस हिसाब से ही होगा। तो मैंने कल आपको 3D सीरीज़ बता दी थी, 4D सीरीज़ के भी मैंने आपको न्यूमोनिक्स बता दिए थे कि यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, है ना। यट्रियम, ज़िरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। तो आज अपन क्या करते हैं, भाई 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, इनको एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यारी ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, ठीक है। और देखो भाई, इन सब में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो भाई 4D सीरीज़ में, इसमें 4D में कितने होंगे और 5S में कितने होंगे। 4D में होगा इसके 1, S में होंगे 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें, सॉरी, एक मिनट, D में एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 और 1 होना चाहिए, पर आपको भी पता है, सॉरी 4 और 2 होना चाहिए, पर 4 और 2 यहाँ पे नहीं होगा, है ना। ये क्या करेगा, ये अपना पैटर्न चेंज करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1, फिर 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2, और 9 2 की बजाय क्या फॉलो करेंगे, 10 और 1, ठीक है। और 8 और 2 की जगह बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, 8 और 2 की जगह क्या फॉलो करेंगे, 10 और 0। तो ये थोड़ा स्पेशल है, इसका थोड़ा अलग से ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको न्यूमोनिक्स भी बता दिए थे। न्यूमोनिक्स क्या थे, या री ज़रा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, ठीक है। तो ये अपने न्यूमोनिक्स है, बड़ा सिंपल सा हिसाब है इनका, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। 3D सीरीज़ अगर आपको याद है तो 4D अपन कर लेते हैं, ठीक है। 4D सीरीज़ के बारे में मैंने आपको अभी तक कुछ बताया नहीं था, एक बार 4D सीरीज़ देखो भाई। चलो देखो, आपको मैं बताता हूँ।
एक मिनट। और ये अपने न्यूमोनिक्स हो गए। तो ये बच्चों इनके नाम अपन देख लेते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या होंगे? ये होगा लैंथेनम, ठीक है। और इसका नाम होगा हॉफनियम, इसका नाम होगा टेंटेनम, W होगा टंगस्टन, ठीक है। और RE होगा रेहेनियम, है ना। OS होगा ऑस्मियम, IR होगा इरीडियम, PD होगा पैलेडियम, है ना। सॉरी ये PD नहीं होगा, ये PT होगा। PT होगा प्लेटिनम, और ओरियम होता है। ओरियम क्या होता है अपना? ओरियम अपने होता है गोल्ड, और Hg होता है मर्क्यूरी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है भाई। तो ऑफनियम अपने एक एलिमेंट है। इनको कैसे याद रखेंगे? इसको इसके भी न्यूमोनिक्स लिख लेते हैं। ला हफ ता, है ना। ला हफ्ता व रना, वरना, रहना, आसान, नहीं, इधर, पता, और होगा, ठीक है। तो ला हफ्ता, वरना, और आसान, ऑस्मियम को आसान देख लेना, नहीं एक एक्स्ट्रा है, इधर इरिडियम, पता और होगा, है ना। कि भाई हफ्ता ला, वरना यार है ना आसान नहीं है, पता तो तुझे होगा, पता और होगा, है ना। तो ये अपने न्यूमोनिक्स है। अब हम इनके कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो अपने को 5D और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई? तो 5D में देखो बच्चों, अब आपको बस 5D और 6s के इलेक्ट्रॉन ही पता होने चाहिए। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 5, सॉरी हाँ यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 1, है ना। और यहाँ 9, सॉरी यहाँ 10, एक मिनट, हाँ 9 1, 10 1 और 10 2। तो ये अपने हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका खास करके ध्यान रखना। तो इनका थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कन्फिग्रेशन बता दिए, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, तीनों सीरीज़ मैंने बता दी, न्यूमोनिक्स के साथ बता दी, है ना। तो खास करके न्यूमोनिक्स याद रखेंगे बच्चों, 3D 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ याद होनी चाहिए। बाकी ये जो डिटेल में इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन आप अपने क्लास 12th में D&F ब्लॉक चैप्टर आप एक पढ़ोगे, उसके अंदर आपको आराम से सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या पता होना चाहिए? अगर हमें किसी का कन्फिग्रेशन लिखने को बोले हम लिख पाएँ, और हमें न्यूमोनिक्स वगैरह याद हो, ताकि हमें ये सीरीज़ अच्छे से याद रहे, ठीक है बच्चों। बाकी आप देखो अब तो डी ब्लॉक अपना जो है यहाँ तक ही अपने को देखना था, है ना। 5D 6D सीरीज़ जो है बच्चों, ये अभी ही ऐड हुई रिसेंटली, तो NCERT इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है। बट फिर भी अपन इनके एलिमेंट्स एक बार देख लेते हैं। AC होगा एक्टीनियम, क्या नाम होगा AC का? एक्टीनियम। RF हमने एक वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक साइंटिस्ट के बारे में नाम पढ़ा था, जिनका नाम था रुदरफोर्ड, और उनके नाम पे एक एलिमेंट हमने रखा रुदरफोर्डियम। फिर एक हमने एलिमेंट और उसके अगला है डबनियम, ठीक है। डबनियम के बाद है सीबोर्गियम,
है ना। फिर हमने एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था बोर, तो उनके नाम पे हमने रखा बोरियम। फिर अगला हमने रखा हेजनियम, ठीक है। और फिर हमने एक रखा मैटनेरियम, ठीक है। फिर हमारे बीच में एक और एलिमेंट है जिसका नाम है डैर्म स्टेडियम, है ना। और ये देखना भाई रोएनजेनियम, ठीक है। और एक लास्ट में है कॉपर नीशियम। ये बच्चों मैं क्यों बता रहा हूँ आपको नाम, सिर्फ इनके नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार सिर्फ सिंबल से नाम पूछ सकता है, नाम से सिंबल पूछ सकता है, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ा आइडिया ले लो। बाकी मैं आपको जब मैं आपको 100 के बाद के एलिमेंट्स वगैरह बताऊंगा तब मैं आपको ये 1 से 100 से 118 एलिमेंट्स के नाम भी याद करवाऊंगा, ठीक है। अभी अपन एक बार इनको देख लेते हैं, नज़र से निकाल लेते हैं। बाकी 3D 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ इन तीनों के एलिमेंट अपन ने एक एक करके सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब अपन F ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। D ब्लॉक अपना यहाँ पे पूरा होता है। F ब्लॉक में अपने को क्या पढ़ना है भाई, F ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, या इसको अंतः संक्रमण धातुएं भी या तत्व कहा जाता है। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा, F में आएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो इनका जो F होगा वो खाली होगा, मतलब F में 0 से लेके 14 कुछ भी हो सकते हैं। और साथ ही D के अंदर भी 0 से लेके 2 कुछ भी हो सकते हैं। और S में हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। मतलब D इनका हमेशा डी इनका खाली होगा, पर कभी कभार एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। उसके अलावा एफ जो है वो पूरा खाली होगा, उसमें जैसे अपन ग्रुप बताएंगे उस हिसाब से अलग अलग जगह आ जाएंगे, ठीक है। और एस हमेशा पूरा भरा हुआ होगा। इसमें 2 सीरीज होती है, एक होती है 4F सीरीज, एक होती है 5F सीरीज। 4F सीरीज को लेंथेनाइट्स कहते हैं, 5F सीरीज को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ये जो है ये 6th पीरियड में होते हैं, ठीक है, और 7th पीरियड में होते हैं। और इनका जो ग्रुप है वो 3rd ग्रुप होता है ना, ये सारे के सारे 3rd ग्रुप में होते हैं। तो यहाँ से आपको एक सवाल भी आता है कि विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, 3rd ग्रुप में। 3rd ग्रुप में जो होंगे, ग्रुप नंबर 3 में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 और 14 28 एलिमेंट 3rd ग्रुप में F ब्लॉक वाले आ गए। तो F ब्लॉक वाले जैसे ही उसका पार्ट बने तो अब वो उसमें सिर्फ इतने एलिमेंट नहीं बचेंगे। 3rd ग्रुप में कौन से हैं, स्काई ला, ये अपना 3rd ग्रुप है। 3rd ग्रुप के अंदर ये 3 एलिमेंट आपको दिखते हैं, है ना। इसके साथ साथ 28 और एलिमेंट है अपने, कौन से, F ब्लॉक वाले, ठीक है। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, F में n-2 F होगा, उसके अंदर आपके 0 से लेके 14 तक कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। D में आपके 0 1 2 कोई एलिमेंट हो सकते हैं। और S में आपके हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। S सब शेल है वो पूरा भरा हुआ हमेशा होगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखेंगे कि अपने 2 सीरीज़ है, 4F सीरीज़ 5F सीरीज़, है ना। और ये 6th पीरियड और 7th पीरियड में आएंगे। ये अपने एलिमेंट्स है, इनके नाम वगैरह अपन याद कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, मैं आपको इनके न्यूमोनिक्स भी बता देता हूँ और इनके नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इनके एक तरफ नाम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो CEPR सीने पर नदियाँ। तो मैं आपको पहले इनके न्यूमोनिक्स बता देता हूँ ताकि अपन इधर जब लिखे तो अपने को दिक्कत ना आए। सीने पर नदियाँ, प्रेम, बीच में की याद रखना, समय, सीने पर नदियाँ प्रेम की समय, यूं गद गद तब दिल हुआ और तुम अब
लॉटो। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? सीने पर नदियाँ प्रेम की समय, जब सीने पर प्रेम की नदियाँ समय तो दिल जो है वो गदगद हुआ, और अब तुम बस, अब दिल गदगद हो गया तो अब तुम लौट जाओ। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? सीने पर नदियाँ प्रेम की समय, यूं गदगद तब दिल हुआ। देखो भाई इधर लिख रहा हूँ, सीने पर नदियाँ प्रेम PM की समय SM, यूं यूं EU है ना, EU तब, यूं तब, यूं, एक मिनट है यहीं लिख देते हैं आपके, एक बार रुकिए बच्चों। एक मिनट, ओके। यूं सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, और तुम यहाँ पे बाकी दोनों लिख लेते हैं। अब लौटो। ठीक है, इनके नाम क्या होंगे भाई? इसका नाम है सीरियम, ठीक है, इसका नाम है प्रोसीडेंसियम। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये क्या है? निडोमियम। ठीक है, और ये क्या है? अपने PM क्या है? प्रोमीथियम, है ना। नाम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। प्रोमीथियम, इसका नाम क्या है? समेरियम, यूरोपियम, और उसके बाद क्या है जी? गैडोलियम, TB टर्बियम। ठीक है, DY क्या है? DY क्या है? डिस्प्रोसियम, हॉफनियम। हॉफनियम तो हमारा हो गया था। ये क्या है? ये है होइनीसियम। ठीक है, और ER है हमारा एर्बियम, TH है थूलियम, और YB है अपना, सॉरी YB है यत्रबियम, और LU है लूटिशियम, है ना। कि भाई बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि सीरियम, प्रोसेडियम, नायोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम और होइनीजियम। ठीक है, और उसके बाद है एर्बियम, थूलियम, यत्रबियम, और यत्रबियम के बाद है ल्यूटिशियम। ठीक है, इनके नाम हमें याद रखने हैं थोड़े बहुत, और इनके कन्फिग्रेशन वगैरह के बारे में तो अपन आराम से डिटेल में F ब्लॉक में बात करेंगे। अभी अपने को अच्छे से ये पता होना चाहिए कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये एलिमेंट किस सीरीज़ का है तो हमें पता होना चाहिए 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, या फिर F ब्लॉक में 4F सीरीज़ का है या 5F सीरीज़ का है। अब जो ये 4F सीरीज़ है बच्चों, 4F सीरीज़ को लेंथेनॉइड सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी क्यों कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है ये लेंथेनम के बाद आती है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। इसी तरह 5F सीरीज जो है वो एक्टेनॉइड के बाद आती है, तो इसको हम एक्टेनियम के बाद आती है तो इसको हम एक्टेनॉइड सीरीज कहते हैं। हाँ, एक्टेनॉइड श्रेणी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो बस ये आप याद रखिए, 3D सीरीज, 4F सीरीज, 5F सीरीज के निकनेम भी है, सभी एलिमेंट के नाम भी हैं, और अब इनके एलिमेंट के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, कुछ के यहीं पे लिख देते हैं, बाकी वालों के अपन साइड में लिख देंगे। ठीक है,
तो आपको पता होगा एक मार्वल का बहुत फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है थॉर, तो अपना ये पहला एलिमेंट है थॉर्मियम, ठीक है। और उसके बाद है Pa, पेरेमीशियम है ना, पेरेमीशियम है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे वाले थोड़े यहाँ लिख देते हैं। यू है यूरेनियम, ठीक है। Np है, Np अपने हैं एक मिनट, ठीक है। Np है अपना नेपट्यूनियम, है ना, क्या है वो जो प्लैनेट है उसके नाम पे है नेपट्यूनियम। उसके बाद है Pu, Pu भी अपने एक प्लैनेट के नाम है जिसका नाम है प्लूटोनियम। और Am है, Am अमेरिका के नाम पे है अमेरिशियम, अमेरिकियम आप जो बोलना चाहो, ठीक है। Cm है, एक बहुत ही फेमस केमिस्ट हुई थी जिनका नाम था मैडम मारी क्यूरी, उनके नाम पे हमने क्यूरियम रखा, ठीक है। फिर हमने Bk का नाम है बर्केलियम, है ना, बर्केलियम एक सिटी के नाम पे है। फिर Cf है, ये भी कैलिफोर्नियम है, कैलिफोर्निया भी एक सिटी है। फिर हमारे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पे हमने ये नाम रख दिया। बाकी वाले देखो Fm क्या है, एक और फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फर्मी, तो उनके नाम पे हमने रख दिया फर्मियम। और आपको पता ही है अपने एक और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो मेंडेलीवियम। और फिर एक हमारे जिनके नाम पे साइंस का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है नोबेल, उनके नाम पे है नोबेलियम। और उसके बाद एक लॉरेंस करके एक आदमी था, उसके नाम पे लॉरेंशियम नाम रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम वगैरह लिखे हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। और बस पेनल्टीमेट सेल होती है N-1, और इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, है ना, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। आपको एलिमेंट्स के नाम वगैरह यहाँ से याद हो जाएंगे, याद करने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स का सिंबल अगर आपको दे दे तो आपको नाम याद हो जाए, बस यही हमारा इस लेक्चर का मोटिव है, आपको 4F 5F की याद हो जाए। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल आ गया कि द विच ऑफ द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहला कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कैसे पता करें, तो अपन सबसे पहले मैजिक नंबर लिखते हैं। मैजिक नंबर कौन से हैं, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। और फिर आएगा 118। इसका मतलब ये अपना फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ है। अगर मैंने बोला कि 101 है, इसका मतलब कि ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि वो अपने सेवन्थ पीरियड का एलिमेंट है। सेवन्थ पीरियड आपकी 87 से लेके 118 तक है। अगर सेवन्थ पीरियड का कोई एलिमेंट है तो 101 हो या 104 हो, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होगा कि पहले आएगा 7s, 7s के बाद आएगा 5f, 5f के बाद आएगा 6d, फिर आएगा 7p। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से 7s, 5f, 6d, 7p। अब अपने पास देखो भाई, इसमें से आप 86 माइनस कर दो, 86 क्या कर दो, माइनस कर दो। जैसे 86 माइनस करोगे तो कितने एलिमेंट बचेंगे, 15। तो आपको इधर कितने भरने हैं, 15 भरने हैं। तो 15 भरने हैं तो आप 2 तो यहाँ भर दो, ठीक है। इसमें से आप 86 माइनस करो तो यहाँ आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ आपके पास आ जाएंगे 18। तो 18 भरने हैं, 2 तो आप यहाँ भर दो, भर दोगे, ठीक बात है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इनमें ये जो होंगे ये दोनों 5f वाले हैं, और 5f का निकनेम क्या होता है, एक्टिनॉइड।
ये भी एक्टिनॉइड, ये भी एक्टिनॉइड, दोनों एक्टिनॉइड है। अगर दोनों एक्टिनॉइड है तो इसका मतलब कि है तो दोनों एक्टिनॉइड, ठीक है। और दोनों का सेम ग्रुप तो नहीं हो सकता, ग्रुप दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। बट ग्रुप होगा कौन सा, ग्रुप कौन सा होगा बताओ। ग्रुप सबका, जो भी अपने एक्टिनॉइड वाले होते हैं वो सब ग्रुप 3 के ही एलिमेंट होते हैं। कौन से के होते हैं, ग्रुप 3 के। अब देखो भाई, चलो इनके बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तो ये होंगे एक्टिनॉइड, है ना। तो एक्टिनॉइड अगर होंगे तो एक्टिनॉइड तो होना चाहिए। और अच्छा, इनके बारे में और बात कर लेते। बताओ भाई, इसमें यहाँ पे 4f में 6d में कितने आ जाएंगे, 6d में आप एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, ठीक है। दो और सॉरी, आप पहले एक काम करो, आपके 15 में से 2 चले गए, पीछे कितने बचे, 13, है ना। तो f में अगर आप 13 भेजते हो, इसका मतलब ये तो आपका पक्का क्या होगा, एक्टिनॉइड होगा ही होगा, ठीक है। ये देखो, इसमें एक्टिनॉइड सीरीज अगर है, अगर अपने पास 18 थे, 2 चले गए, तो 14 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे। भाई देखो, 18 थे, 2 यहाँ भेजे, 14 यहाँ भेजे, 16 हुए, 16 2 यहाँ आए। तो इसका मतलब इसका f क्या है, कंप्लीटली फिल हो गया। कंप्लीटली क्या हो गया, फिल हो गया। अगर कंप्लीटली फिल हो गया तो अपने d में भेजे। अब s भी भरा हुआ है, d भी भरा हुआ है, तो d के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो d में अगर 1 होता है और d में 2 होते हैं। अगर 1 है तो हम इसको, ये ग्रुप होता है अपना थर्ड, d में अगर 2 होते हैं तो ग्रुप नंबर होता है 4। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप का होगा, 4 का होगा। और ये वाला होगा, ये एक्टिनॉइड होगा। तो एक्टिनॉइड और ग्रुप 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक्टिनॉइड होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो है 5f है वो पूरा भरा हुआ नहीं है, पर इसका तो पूरा भरा हुआ है ना भाई। अगर पूरा भरा हुआ है तो फिर d में भेजने पड़ेंगे, और अगर d में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब वो d ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन f में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में आया तो f ब्लॉक का है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल आ गया जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ स्कैंडियम, यत्रिबियम, लेंथिनम, ये थर्ड ग्रुप का पार्ट है, सॉरी ये 4th पीरियड का पार्ट है। स्कैंडियम है वो 4th पीरियड में आता है, ये 5th में आता है, ये 6th में आता है, और एक 7th में और एलिमेंट अपने यहाँ आ जाएगा इसके नीचे, है ना। तो एक्टिनियम आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे पूरी लेंथेनॉइड सीरीज आएगी। कौन सी सीरीज आएगी, लेंथेनॉइड सीरीज। और यहाँ कौन सी सीरीज आएगी, यहाँ एक्टिनॉइड सीरीज आएगी, है ना। लेंथेनॉइड सीरीज मतलब 4f वाली, एक्टिनॉइड सीरीज मतलब 5f वाली। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। 5f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि ये 4 तो है ही, है ना, प्लस में ये भी 14, ये भी 14, तो 4 प्लस 14 प्लस 14, है ना। तो टोटल कितने आ गए, 32 एलिमेंट्स आ गए। और ग्रुप ये कौन सा है भाई, ग्रुप ये थर्ड है। थर्ड ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 है और एलिमेंट्स 32 है। अब बी ए की जरूरत नहीं है, 3 तो 3 होता है, बी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 होगा और एलिमेंट्स कितने होंगे, 32, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अब इसके बाद चलो बच्चों, ये अपने ठीक है। अब हम एक दो चीज़ें और सीखते हैं। पहला तो ये सीखते हैं कि अगर हमें कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ हो तो हम उसका पीरियड कैसे निकाल सकते हैं और ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन दोनों के बारे में बात करते हैं। पीरियड कैसे निकालना है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता देता हूँ, हाउ टू अभी पहले ग्रुप के बाद पीरियड के बारे में बात करते हैं। पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट। वैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर मुझे मैजिक नंबर पता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, तो इसका मतलब ये अपना ग्रुप 1 है। तो ग्रुप जो
पीरियड, सॉरी पीरियड 1 है, तो इसका मतलब पीरियड 1 जो होगा उसमें आपके 1 से लेके 2 तक आएंगे। पीरियड 2 जो होगा उसमें इसके जस्ट आगे वाला आ जाएगा, तो 3 से लेके 10 तक। थर्ड जो होगा उसमें 11 से लेके 18 तक। ग्रुप 4 जो होगा उसमें आएंगे 19 से लेके 36 तक। 5 जो होगा उसमें आएंगे 37 से लेके 54 तक। जो ग्रुप 6 होगा उसमें आ जाएंगे आपके 55 से लेके 86 तक। और ग्रुप जो 7 होगा उसमें आपके आ जाएंगे 87 से लेके 118। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एलिमेंट है A B C D E F, ये कुछ एलिमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर आपको दिए हुए हैं। इसका दिया हुआ है 107, इसका 89, इसका दिया हुआ है 17, 8, 27 और 54। बताओ भाई इनके ग्रुप कैसे पता चलेंगे? तो देखो 107 है तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में अगर आ रहा है तो इसका ग्रुप हो जाएगा लास्ट वाला, ये सॉरी पीरियड हो जाएगा लास्ट वाला। इसमें देखो 89 दिया हुआ, 89 कहाँ आ रहा है भाई? इसके बाद आ रहा है, 87 के बाद आ रहा है, तो 87 के बाद आ रहा है तो इसका भी पीरियड हो जाएगा 7th लास्ट वाला। 17 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, पीरियड 3rd हो जाएगा। 8 है वो यहाँ आ रहा है, इसका पीरियड हो जाएगा 2nd। 27 है वो यहाँ पे आ रहा है, पीरियड हो जाएगा 4th। 54 है, 54 5th पीरियड में आ रहा है, 5th पीरियड हो जाएगा इसका। तो ये उसके कुछ पीरियड्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकाल सकते हैं। अगर आपको पीरियड का पता चल जाता है तो फिर हर पीरियड का एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, मैंने आपको बताया भी था। उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मैं आपको बहुत सिंपल सा हैक बताता हूँ। 1 है तो सिर्फ 1s लिख दो, 2 है तो 2s 2p लिख दो, 3 है 3s 3p लिख दो, 4 है 4s और 4p लिखना है, बीच में क्या आएगा 3d। हमेशा s और p तो आएंगे ही आएंगे, अगर उनके बीच में भी कोई आते हैं तो उनको भी लिख देंगे। इसमें क्या आएगा 5s 5p आ जाएगा, बीच में क्या आएगा 4d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6s 6p आ जाएगा, ठीक है, बीच में क्या आएगा 4f और 5d आ जाएगा। इधर 7s 7p आ जाएगा, बीच में क्या आएगा 5f और यहाँ आ जाएगा 6d। तो इनमें फिर इलेक्ट्रॉन आप फिल करना शुरू करो, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ फिल कर दो, ठीक है। तो बस आपको ये काम आना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक क्राइटेरिया है जिससे हम क्लासिफिकेशन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कहानी का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया जा सकता है। S P D F, ठीक है। 18 ग्रुप एलिमेंट्स जो होते हैं, 18वें ग्रुप वाले, उनको हम नोबल गैस बोलते हैं, है ना, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ठीक है। और वो रिएक्ट नहीं करते, है ना, अक्रिय होती हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद देखो भाई ग्रुप जो 13 से 18 है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के, कौन से ब्लॉक के? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। यहाँ मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ बच्चों। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। और एस और पी, एस और पी अगर कंबाइन कर दें तो हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना। बड़ा सिंपल सा हिसाब है भाई। तो ये वही थोड़ी थ्योरी है, अपन ने देख ली कि भाई इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स
कौन से होते हैं, ठीक है। इस पे इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार एलिमेंट दे देते हैं, बोलते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा है वो नोबल गैस है, कौन सा है कौन सा अपने मेन ग्रुप एलिमेंट है, ठीक है। थोड़ी अपन बात ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में कर लेते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके बारे में। तो ये जो अपने होते हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से, है ना। तो ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है ना। इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो अपनी 3D सीरीज है, जो 4D सीरीज है, जो 5D सीरीज है और जो 6D सीरीज है, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। कभी कभी ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन से तत्व होंगे वो संक्रमण तत्व होंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, बस आपको यही बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना, अंतः संक्रमण तत्व। तो ये जो इनर ट्रांजिशन है ये एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डी है, डी में ना 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब डी, अगर डी के अंदर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो फिर ये जो है डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे हुए, डी वाले हैं, उनको अपन कहते हैं ट्रांजिशन। अब इसके भी अंदर अगर आएगा एंटी पेनल्टीमेट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हम उनको बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे एफ ब्लॉक वाले, है ना। एफ ब्लॉक में कौन से 4F एंड 5F, है ना, जिनको अपन लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज ये हमारे इसमें कंसिडर की जाएगी, ठीक है। एक और टर्म है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, है ना। तो इसको हम यूरेनियम के जो भी एलिमेंट बाद आते हैं, 92 यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92, उसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे हम उनको बोलेंगे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। मतलब यूरेनियम के बाद में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, और वो जो है वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। इस पे सवाल आता है कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है, ऑप्शन दे देंगे आपको। फिर वही नोबल गैसेस आ गई, आपको पता ही है 18 ग्रुप, है ना। तो 18 ग्रुप में ये हीलियम का याद रखना भाई, हीलियम 18 ग्रुप का पार्ट नहीं है। उसके बाद टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, है ना। थर्ड पीरियड में कितने टोटल एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट, और वो 32 के 32 टिपिकल एलिमेंट कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन फिर अभी डायगोनल रिलेशनशिप में को पढ़ेंगे, विकर्ण संबंध के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे। विकर्ण के संबंध का मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऐसे होती है कि लेफ्ट से राइट प्रॉपर्टी चेंज होती है और साथ ही टॉप टू बॉटम भी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही है वो प्रॉपर्टी अगर उसके ऑपोजिट टॉप टू बॉटम चेंज हो रही है तो ओवरऑल चेंज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। जैसे कि अगर आप लेफ्ट में गए, जैसे आप यहाँ ए पे थे, यहाँ पे आप बी पे हो, यहाँ बी से आप सी पे आ गए। अब ये प्रॉपर्टी मतलब मान लो यहाँ से यहाँ जाने पे बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पे कम हो जाती है। तो जितनी यहाँ बढ़ी अगर उतनी ही एक कम हो जाएगी तो इन दोनों में वो प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी आएगी। लगभग क्या आएगी, एक जैसी। जैसे एटॉमिक साइज है, साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। अगर यहाँ जितनी डिक्रीज हुई उतनी यहाँ इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इन दोनों की साइज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड रिजेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। दिस रिजेंबलेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है, इस वजह से उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, और उसी संबंध को अपन बोलते हैं विकर्ण संबंध, ठीक है, या फिर डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप मैं आपको और अच्छे से आगे समझाऊंगा जब मैं आपको साइज बताऊंगा, है ना। तो साइज के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको डायगोनल रिलेशनशिप और बढ़िया से समझाऊंगा। तब तक अपन
यहाँ देख लेते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स वो होते हैं कि द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स एज दे डिवाइड बिटवीन टू सब ग्रुप्स ए एंड बी ऑफ दीज एलिमेंट्स, है ना। अगर आपको कभी ब्रिज एलिमेंट का बोल दे तो आप कह देना कि भाई जो ग्रुप 3 के हैं, ग्रुप 3 वो हमारे ब्रिज एलिमेंट है ना। थर्ड पीरियड वाले ना, थर्ड पीरियड वाले ब्रिज एलिमेंट से, थर्ड पीरियड वाले, पीरियड जिनका 3 है। अब ये थर्ड पीरियड वाले कैसे हो गए भाई, थर्ड पीरियड वाले ब्रिज एलिमेंट कैसे हो गए, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा हमारी पीरियोडिक टेबल आपने देखी है। आज चलो पीरियोडिक टेबल आपको फिर से दिखाते हैं और आपको बताते हैं, रुको। एक मिनट, अपनी पीरियोडिक टेबल शायद अपन ने ऊपर की तरफ थी, है ना। तो ये देखो, ये वाले जो है ना, ये क्या करते हैं, इस एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपस में ये जोड़ते हैं। तो क्योंकि ये जोड़ते हैं तो हम इनको थर्ड पीरियड वालों को ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड पीरियड का ध्यान रखेंगे कि ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया सब, है ना। अब इसके बाद अपन थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ ये रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स टू मिक्स द प्रॉपर्टीज ऑफ टू सब ग्रुप्स। जैसे थर्ड, ये देखो ये मैग्नीशियम है, ये कौन से पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में आता है। तो मैग्नीशियम इसकी भी प्रॉपर्टी दिखाता है, इसकी भी प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब डी ब्लॉक वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी हो जाती है, और इनकी प्रॉपर्टीज शो कौन करते हैं, थर्ड पीरियड वाले। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट बहुत सारे आ जाते हैं, वहाँ पे डी ब्लॉक आ जाता है, बट डी ब्लॉक सबकी प्रॉपर्टी जो होगी वो थर्ड पीरियड वालों के जैसी होगी, ठीक है। तो ये अपना जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, ये एक तरह का ब्रिज एलिमेंट है या फिर सेतु तत्व है। कैसा तत्व, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई इस पे। अब है रूल्स टू फाइंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है ना, पीरियड कैसे पता करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर एस ब्लॉक है तो अच्छा पीरियड तो आपको पता है कि भाई एन की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी वही पीरियड होगा। अब अपन ग्रुप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर किसी का ग्रुप पता करना हो तो कैसे करें। तो ग्रुप पता करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पीरियड पता कर लो, है ना। और हर पीरियड का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला तरीका है आप उसको फॉलो करो। जैसे आपके पास जैसे मान लो कि आपके पास एक एटॉमिक नंबर आ गया 88 आ गया, है ना। तो 88 जैसे ही आया तो आपको याद है कि सर मेरे को पता है कि भाई 2, 10, 18, 36, 54 और 86, है ना। इसके बाद 118। तो इसका मतलब कि अपना जो 87 से 118 है, ये 7th पीरियड है, तो ये एलिमेंट है वो 7th पीरियड का होगा। तो 7th पीरियड का होगा तो आप 7th पीरियड का सारा कन्फिग्रेशन लिख दो, है ना। 7s, 5f, 6d, है ना, 6d, फिर 7p। आप इलेक्ट्रॉन भर दो, यहाँ भर दो 2। तो 86 के बाद जैसे ही आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे 88 हो गया ये। अब अगर जब भी जैसे ही 88 हो गया, इससे पहले आप नोबल गैस भी भले लिख दो, है ना। आपके रेडॉन नोबल गैस आ गई, फिर आपने भर दिया सॉरी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपने एस में भरा तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने एस में भरा तो एस ब्लॉक का। अब एस में 2 ही ग्रुप है, अगर एस में 1 है तो S1 तो आपके ग्रुप 1 है, एस में 2 है तो सेकंड ग्रुप है। तो ग्रुप पहचान लिया आपने, इसमें आपको क्या ही दिक्कत है भाई, ग्रुप पहचान लिया। एस में अगर 1 है तो 1 और एस में 2 है तो 2, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, पता चल गया आपको इसका ग्रुप नंबर क्या है, 2 है। बड़ी सिंपल बात है। उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी में कैसे पता चलेगा, तो आपको बड़ा मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे आप क्या करो, आपको एक एटॉमिक नंबर दे दिया मैंने आपको एक एटॉमिक नंबर दे दिया 49 है।
आप पता करो भाई इसका। तो आपने पता किया, आपने मैजिक नंबर देखा, तो आपको पता चला कि 37 से लेके 54 तक यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी। तो आपने बोला कि भाई 36 वाली नोबल गैस तो यहाँ आ जाएगी। 36 कौन है? हिना, नीना और करीना। तो करीना यहाँ आ गई। करीना के बाद क्या बचा? अपने 5th पीरियड पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आ गया 5S 4D 5P, है ना। अब बताओ 36 में से माइनस कर दो, कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। 13 बचेंगे तो 2 यहाँ भेज दिए, 10 यहाँ भेज दिए, 2 और 10 कितने हो गए? 12 हो गए। एक आपने यहाँ भेजा, मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इन सब इलेक्ट्रॉन का आपस में, आप पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करो, जितने पी में इलेक्ट्रॉन है वो 12 में जोड़ दो, तो 12 + 1 = 13। और हमें पता भी है पी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 13, पी में 2 है तो 14, पी में 3 है तो 15, पी में 4 है तो 16, पी में 5 है तो 17 और 6 है तो 18। इस तरह से अपने को पी के तो याद ही है। इसी तरह से अगर डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में क्या करो, आप एस और n-1 डी के इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो। जैसे आपको एक एटॉमिक नंबर दे दिया 29, आपको पता है अच्छा ये इन दोनों के बीच में आता है, तो 19 और 36 के बीच में है, तो इसका मतलब 4th पीरियड का है, तो 4s आएगा, 3d आएगा, 4p आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें से कितने माइनस कर दोगे आप? 18 माइनस कर दो, पीछे बचे 11, 2 यहाँ आ गए, 9 यहाँ आ गए, तो 2 और 9 को आपस में जोड़ दो, आंसर आ गया 11। इसका ग्रुप क्या मिल गया? 11 मिल गया। बस आपको ग्रुप पता चल गया, है ना। और एफ ब्लॉक में कोई दिक्कत है ही नहीं। एफ ब्लॉक तो सारे के सारे, एफ ब्लॉक अगर कोई भी आ जाए तो उसका ग्रुप निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। एफ ब्लॉक वाले सब 3 थर्ड ग्रुप में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो ग्रुप और पीरियड हमें निकालने आ गए, है ना। कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ब्लॉक निकालना है, चलो हमने ग्रुप निकाल दिया, तो ग्रुप के बाद ब्लॉक तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप के बाद ब्लॉक आपको पहले ही पता है, अगर भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया है तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तभी ग्रुप और 1 और 2 हुए, है ना। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आया, इसका मतलब वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर उसका ग्रुप निकला, है ना। और ऐसे ही अगर उसका ग्रुप आ गया है थर्ड, अगर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक है तभी थर्ड ग्रुप में जा रहा है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम बता सकते हैं कि भाई अपना जो ग्रुप या ब्लॉक होगा वो क्या होगा। अगर आपको ग्रुप पता है तो ब्लॉक वैसे ही पता है। क्यों पता है? कि एस वाले एस अगर होगा तो एक फर्स्ट या ग्रुप सेकंड होगा, पी होगा तो आप 13 से लेके 18 तक ग्रुप होंगे, डी होगा तो ग्रुप क्या होगा 3 से लेके 12 तक, एफ होगा तो ग्रुप नंबर 3 होगा। तो सब में ग्रुप वगैरह तो क्लियर ही है, ग्रुप है, पहले ग्रुप पता कर लिया, फिर तो ब्लॉक तो बहुत आसान हो गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक सवाल आ गया भाई कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 120, जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कवरी नहीं की है। बताओ ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो Z है, उसका एटॉमिक नंबर है 120, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अपने मैजिक नंबर लिखेंगे भाई हम तो 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना। लिखे हमने तो ये 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा 118। 118 वाली नोबल गैस कौन सी है? ओंगेनीज है, ओंगेनीज आ गई 118, 118 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? 7th पीरियड तो खत्म हो गया, 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट तो ये है ना। ये अपना पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है, ये पीरियड 6 है और ये पीरियड 7 है। अब इसके बाद 118 के बाद आएगा तो 8th पीरियड का एलिमेंट होगा, 8th पीरियड का एलिमेंट होगा तो 8s आ जाएगा, 8s आ गया। 8s आने के बाद क्या आएगा? अब 8s में देखो भाई 118 आ गए, यहाँ कितने हैं 120 है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, s में आ गए 2। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं s में, इसका मतलब इसका जो ग्रुप है वो सेकंड है ना। ग्रुप है वो क्या है? ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। अगर ग्रुप नंबर 2 है तो ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, क्षारीय मृदा धातु, है ना। बड़ा सिंपल तरीका है भाई। एल्कलाइन अर्थ मेटल पता चल गया, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, है ना। तो जो एलिमेंट अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है हम उसका भी ग्रुप आसानी से निकाल सकते
हैं। तो अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स मतलब कि जो हमारे एलिमेंट 101 के बाद आते हैं, ठीक है। तो 101 से लेके, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर है वो अबव 101 है, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और उनके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो अभी इनके लिए कुछ रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एटॉमिक नंबर ये 0 आ जाए तो निल, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, ठीक है। ये अपने को याद रखने पड़ेंगे, है ना। हिंदी में भी इसको अपन ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही नाम से अपन याद रखेंगे, है ना। अगर नाम चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप क्या करो, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, है ना। ये बड़े सिंपल नाम है। 0 मतलब कुछ नहीं मतलब निल, है ना। 0 मतलब कुछ नहीं मतलब निल। 1 मतलब अन, 1 को क्या बोलेंगे, अन। 2 को तो बाई बोलते ही है ना, बाई सेक्शन, है ना, मतलब 2 सेक्शन करते हैं उसके। ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, जिसके 3 एंगल वो ट्राई एंगल, है ना। क्वाड, तो क्वाड मतलब 4 मतलब क्वाड, जैसे अपन एक जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके 4 टुकड़े करते हैं तो उनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। तो 5 है तो पेंट बोलते ही हैं भाई, उसमें कुछ है ही नहीं। 6 है तो 6 हेक्स याद रहेगा, है ना। सेप्ट है, 7 को सेप्ट बोल देंगे, 8 को ऑक्ट बोल देंगे, है ना। 9 को एन बोल देंगे, 9 को क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे, ENN। तो ये अगर आपको याद रहते हैं तो अपने को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इनके जो फर्स्ट लेटर है वही इनके सिंबल है। निल है N, अन है U, बाई है B, ट्राई है T, क्वाड है Q, पेंट है P, हेक्स है H, सेप्ट है S, ऑक्ट है O, N है E। तो ये इनके सिंबल हो गए। अब इनके नाम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। देखो ये इनके परमाणु क्रमांक है, ये इनके नाम है, अन, निल, अन, नियम। देखो ये बड़ा कैसे नाम मिला भाई आपको, चलो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे देखो अब क्या है, अब क्या करेंगे अपन, जैसे जितने भी लेटर आ जाए, तो जैसे मान मैंने लिख दिया 103, तो इसका नाम था अन, इसका नाम था निल, इसका नाम था ट्राई। तो आप क्या करो, इन तीनों के नाम आपस में जोड़ दो और जितने भी नाम है उनको आपस में जोड़ने के बाद लास्ट में जोड़ दो IUM। क्या जोड़ दोगे, IUM। इसका नाम क्या हो जाएगा, अन, निल, ट्राई, ईयम। याद रहेगा, अन, निल, ट्राईएम। 2 I आ रहे थे तो इसलिए मैंने 1 I लिखा है ना बच्चों, 2 I सेम आ जाए तो 1 ही लिख दो आप। अन, निल, ट्राईएम। इसका सिंबल कैसे मिलेगा, तो अन है तो U हो गया, निल है तो N हो गया, ट्राई है तो T हो गया, अन, निल, ट्राईएम, UNT। एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 114। 114 का नाम क्या हो जाएगा, 1 है अन, फिर 1 है अन, 4 है क्वाड, फिर पीछे क्या लग जाएगा, IUM, अन, अन, क्वाडियम। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, UUQ, UUQ, है ना। तो बस इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं इन सबको आपस में मिला देता हूं तो 101 क्या होगा, अन, निल, अन, ईयम। तो फिर क्या है, 0 जहाँ 1010 है तो अनिल, अनिल तो पहले सब में आना ही है। उसके बाद जो भी अपना ये पीछे वाला नंबर है उसका नाम लिख दो, अन, बाई, ट्राई, हेक्स, सॉरी अन, बाई, ट्राई, क्वाड। इस तरह से अपन ने लिख दिए, फिर पीछे IUM सब में जोड़ दिया। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग अपने को 118 तक दिए हुए हैं, बट अपन उनसे आगे वाले भी निकाल सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो एक सवाल आया हुआ है, इसको अपन अभी कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको ये आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। 1-2 मैं और आपको बता देता हूँ, करवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला 119 है ना, तो 119 का कैसे लिखेंगे, तो इस 11 है तो भाई अन, अन लिख दो, 1 अन, अन। फिर 9 का क्या, एन, फिर पीछे लिख दो IUM। सिंबल क्या हो जाएगा, U, फिर U, E, है ना। देखो कहाँ गया,
ये रहा 118, 19 है नहीं पर मैंने फिर भी आपको लिखवा दिया। तो अपन ऐसे कोई नई एलिमेंट है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से इनको याद करेंगे। अब सुनना, एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, इसको देखते हैं पहले। इसमें एलिमेंट एटॉमिक नंबर पहले काउंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे काउंट करेंगे, तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, प्लस एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, प्लस एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई 86 और 40 कितने हो गए 100, 100 प्लस 1 प्लस 2 तो 103। क्या हो गया 103। अब 103 हो गया, 103 हो गया तो बस अब आप इसका नाम देखो। 1 है तो अन आएगा, 0 है तो नील आएगा, 3 है तो ट्राई आएगा, और उसके बाद फिर ईएम तो आना है ही, है ना, ईएम आएगा तो IUM लिख दो। अननील ट्रियम, तो अननील ट्राइयम कौन सा ऑप्शन है, ये रहा अननील ट्राइयम। हो गया, टिक हो गया, आगे बढ़ो, डी ऑप्शन आएगा, है ना। और इसका वो जो कॉमन नेम है वो क्या है, लॉरेंशियम है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा, सॉरी एलिमेंट्स के नाम वगैरह निकालने आ गए होंगे। एक और सवाल है भाई, और कर लेते हैं एक क्वेश्चन। एलिमेंट ई बिलोंग्स टू पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 of the periodic table. The valence shell electronic configuration of the element just above E in the group is, okay, period 4 है, group 16 है, period है 4, okay, और group है 16, okay, तो 16 ग्रुप जो है वो सेकेंड वाले से शुरू होता है ना। सेकेंड में 16 ग्रुप में आता है OSSE, है ना। फिफ्थ में फिर आ जाता है TE, सिक्स्थ में आ जाता है PO, है ना, और 7 में आ जाता है LV, है ना। तो अपने को तो पता ही है भाई, ये अपना एलिमेंट है जिसके बारे में बात करें, ग्रुप 16, और ये अपना सेलेनियम है, ओके। पर क्या इन्होंने सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है क्या, नहीं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई इन द ग्रुप इज, ई से ये अपना ई है, तो इससे जस्ट अबव वाला कौन सा है, सेम ग्रुप में सल्फर है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो आएगा 3s और 3p। 16 है, इसका मतलब कि आपके p में कितने आएंगे 4 आएंगे, तो p में आ गए 4, अगर p में 4 आए तो s भरा हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर आप, तो बस अब इसका सिंपल सा हिसाब है, तो s का कैसे लिखोगे, ये 3s भर गया 3p भर गया, इसका मतलब सेकंड वाला पीरियड पूरा भरा हुआ है। सेकंड में कौन आता है, नियोन आता है, 10 वाला नियोन आ गया, s में इतने आ गए, p में इतने आ गए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, आपको वैसे भी पता है, ठीक है। बस हो गया, इसका सिंपल था, कोई इसमें दिक्कत थी ही नहीं, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3s2 3p4, है ना। सिर्फ इतना ही पूछा था, हम तो सब कुछ बता सकते हैं आपके, उसके जन्म कुंडली में कुछ भी पूछ लो, नाम पूछ लो, एटॉमिक नंबर पूछ लो, एटॉमिक मास पूछ लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लो, जस्ट पहले वाली नोबल गैस पूछ लो, सिंबल पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, है ना। आप सब आसानी से बता सकते हो। ये जेई का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक आपको ये याद हो गए होंगे, ठीक है। एक बच्चों अपन क्या करेंगे, इन 18 जो है ना अपने, ये 18 एलिमेंट, इनके अपने को नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम याद रख लोगे, ये इसके नाम के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार आपके खास करके नीट में इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं कि भाई बताओ इस एलिमेंट का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, एटॉमिक नंबर 113 है, बताओ क्या नाम होगा, है ना। एटॉमिक नंबर 109 है, बताओ क्या नाम होगा। तो अपन इसको नाम याद रख सकते हैं। कैसे नाम याद रखेंगे, देखो इसमें नेम जो है, इसमें से कुछ अपने को थोड़े बहुत याद है। कैसे याद है भाई, ये अपने को यहाँ वाले जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है ये अपने को अभी से ही याद है। ये एलिमेंट अपने को याद है। ये कहाँ से याद है, ये ग्रुप 13 का है, ये ग्रुप 14 का है, ये 15 का है, ये 16 का है, ये 17 का है,
ये 18 का है। तो 13 वाली ट्रिक थी, याद है कि भाई बैंगन आलू गाजर इन थैला, नई, नई मतलब निहोनियम। फिर क्या था कि कही शिव जी सुनो पार्वती फल, तो फ्लेरोवियम यहाँ पे है। और फिर उसके बाद क्या था भाई, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भीख मंगे, तो मांगे वाला मैंने मॉस्कोवियम बताया था, है ना। उसके बाद 16 अपने देखो कि ओ सावधानी से टिपो लव, तो लिवरमोरियम एलवी यहाँ पे है ना। फिर कल बाहर आई आंटी तनीषा, तो टेनिसाइन टीएस याद रहेगा, है ना। उसके बाद ओगेनेसोन, तो ओगेनेसोन क्या है भाई, वो लास्ट वाला एलिमेंट है 18, तो ओजी अपने को पता ही है ना। ईना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन ओजी, तो ओगेनेसोन ये याद रहेगा। अगर आपको पहले के 18 याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको मैं ऊपर वाले 3 बता देता हूँ, है ना। तो इसको देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैडम नो ला रा, मैडम नोलारा रफी डब सागर। ठीक है, इनके आपको इनको थोड़ा याद कर लेंगे। डूब सागर भय हंस मत। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं अपन, है ना। और मैं आपको एक यहाँ तक आप याद कर लो कि मैडम नोरा रफ़ी डूब भय सागर हंस मत। ठीक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 3 बच गए, तो इनको भी आप याद कर लो, कॉपरनीशियम, डार्म स्टेडियम, रोंटेजीनियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बच्चों एलिमेंट्स अपने को पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, ये अपन को याद रखने हैं। अच्छे से आप बार बार लिख लिख के रटो, सिर्फ ये 12 एलिमेंट्स याद करने हैं आपको, है ना, क्योंकि आगे वाले 5 तो आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ब्लॉक्स और इन सब से इस पूरे टॉपिक को अपन बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले बच्चों इस बात का थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो पार्ट आपको याद करना है, रिमेंबर होना चाहिए, वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। बाकी अपने काफ़ी बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है ना। साथ में अपन बार बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बात करते हुए चले हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेड इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन पावर, तो ये 3 बातें हैं, ये 3 बातें एक साथ मैं आपको समझा देता हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं, देखना बच्चों कि एक अपने पास होता है सेंटर में, एक एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। और सबसे बाहर एक ऑर्बिट घूम रहा है, उसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब वो सिर्फ अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे उस ऑर्बिट में उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भी है, उसके ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन भी है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे, कितने तरह के फोर्स लग रहे होंगे। तरह की अगर बात करें तो टाइप तो 2 ही होंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप। कौन से 2 भाई, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा भाई, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप सोचोगे कि सर अट्रैक्शन तो समझ में आएगा, रिपल्शन कौन सा होगा, तो एक अट्रैक्शन होगा, बाकी सब रिपल्शन होंगे। सब रिपल्शन क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है ना। चार्ज अगर सेम तो रिपल्शन, अपोजिट तो अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑपोजिट है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, सेम है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इन दोनों, इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन, और इस इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आप सोचोगे सर रिपल तो 4 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं पर अट्रैक्ट तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस कर रहा है।
रिपेल कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, 4, यहाँ पे जो इस फिगर में दिख रहा है आपको। और अट्रैक्ट कितने कितने लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, सिर्फ एक कर रहा है, कौन, न्यूक्लियस। अब इस बात का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, मतलब बड़ा सरल है कि भाई अगर 4 लोग रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट सिर्फ एक ही कर रहा है, तो बताओ भाई अट्रैक्शन ज़्यादा होगा कि रिपल्शन। देखो तो डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। देखो इसमें हमेशा आपको पता है भाई न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन हमेशा ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर देखो भाई यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे 4, नो डाउट 4 आपके इनका फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, बट आप ये भी तो देखो कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है ना भाई, न्यूक्लियस में प्रोटॉन वे टू हाई है एज कंपेयर्ड टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स के कंपैरिजन में, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा रिपल्शन के कंपैरिजन में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बनाए रखता है। अगर इतना ही रिपल्शन होता तो फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता ही क्यों, न्यूक्लियस से जुड़ा ही क्यों रहता है ना। तो रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों होंगे, बट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, रिपल्शन बहुत कम होगा, ठीक है। अभी मैं आपको 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब होता है ढाल, ढाल प्रभाव या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव, है ना। ये स्क्रीनिंग प्रभाव या ढाल प्रभाव क्या है, तो आपको पता होगा, आपने एक वो महाभारत वगैरह जो कहानियाँ सुनी होंगी उनमें आपने एक वर्ड सुना होगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह देखा है आपने कब, चक्रव्यूह में क्या होता है, एक योद्धा होता है, वो एक चक्रनुमा एक आकार जो होता है, जो एक दुश्मन देश के जो सैनिक होते हैं, जो सेना होती है वो निर्माण करती है, और उसके अंदर क्या होता है, वो एक जैसे ही एक उसका सर्कल क्रॉस करता है, फिर दूसरे में पहुंचता है, फिर दूसरा सर्कल क्रॉस करके फिर तीसरे में। तो ऐसे ही सर्कल्स जो होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जो अपने और मतलब सोल्जर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं, हर इनर सर्कल को डिफेंड करते हैं, या हर अंदर वाला जो गोला है, अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाली जो सेना है, सैनिक है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई बाहर से आने की कोशिश करेगा तो अंदर वाली जो भी सेना की टुकड़ी है जो इस तरह है, वो उनको धक्का देगी, रिपेल करेगी, बाहर की तरफ पुश करेगी, एक ढाल की तरह, एक दीवार की तरह उसको रोकेगी, उसकी अगेंस्ट खड़ी रहेगी, एक्शन लेगी, है ना। तो अब इसका क्या मतलब है, इस बात का बड़ा सरल सा अर्थ है, मतलब ये है कि भाई अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर बहुत बाहर है और अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन से और वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे। क्यों नहीं अंदर आने देंगे, क्योंकि उनके बीच में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो रिपल्शन की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और बाहर धक्का देंगे, और अगर वो और बाहर जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा और उनके बीच में जो दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो गया, वो एक दूसरे से क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए, और अपन ने इस बात को ऐसे समझा और देखा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लग सकता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, तो ये आप देखना बच्चों एक बार यहाँ बोर्ड पे, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको अंदर नहीं आने देंगे, इसके लिए एक ढाल बन के रहेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक शील्ड बन के रहेंगे। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसकी लैंग्वेज देखना भाई कि द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस on the outermost shell electron due to presence of electron in the same shell or inner shell is called as screening effect और shielding effect, ठीक है। तो देखना भाई इसका हिंदी में कैसे लिखेंगे कि भीतर कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्य
तो देखो मैंने आपको ये बता दिया कि ये भीतर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर या तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे या नाभिक के प्रति जो आकर्षण है उसमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। इस वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अंदर आ नहीं पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर अंदर नहीं आ पाएंगे तो सीधी सी बात है कि भाई हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक तरह से शील्ड बना के बैठे, ढाल बना के बैठे, वो अंदर आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, होगा क्या बच्चों, बड़ी सरल सी ही बात है। बात यह है कि अब पर क्योंकि न्यूक्लियस है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, और अगर वो अंदर आते हैं तो वो अपनी जो जगह है उसको क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करेंगे तो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी होगी। पेनिट्रेटिंग पावर एस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम पी की, उससे कम डी की, उसके कम एफ की। शील्डिंग भी एस की सबसे स्ट्रॉन्ग है, पी की उससे कम, डी की उससे कम, और एफ की सबसे कम। ठीक है, तो शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों ही एस पी डी एफ में डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, और इससे अपने को ये पता चलता है कि एनर्जी लेवल्स एक एटम के किस तरह से होते हैं, और और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो एक बात ये भी है कि अच्छा चलो इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। जैसे अपन ना क्या काम करते हैं, एक ना अपन ये समझते हैं भाई ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पे अगर अपन एक बार को ये मान लें कि अगर कोई भी शील्डिंग नहीं है, कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f है ना, ये चारों एक ही जगह पे होंगे क्या। जैसे हमने बोला भी था कि हाइड्रोजन के केस में सभी एक जगह पे होते हैं, तो अगर मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, फोर्थ ऑर्बिट की क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा डायग्राम और सिस्टमेटिक बनाते हैं। ओके, अगर मैंने ये बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f चारों अगर एक ही जगह पे हैं, तो बस सिंपल सी बात है, यही होना भी चाहिए। पर हमें पता है कि जो s होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, p जो होता है उसका शेप होता है डंबल, d का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डंबल। ठीक है, और f का जो शेप होता है वो डिफ्यूज्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। इसलिए न्यूक्लियस का इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। न्यूक्लियस का क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगेगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस पे मैं लगा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे लगा मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे होगा क्या कि ये सब थे तो बराबर, पर न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगा, 4s पे। तो 4s पे लगने से क्या हुआ कि 4s है वो थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, फोर एस कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। अब देखो, अब अपना 4s आ गया यहाँ। अब देखो, जैसे ही 4s अंदर आया तो 4s ने बाहर वालों को धक्का दिया, बाहर की तरफ। बाहर वालों को कहाँ धक्का देगा, वो बाहर की तरफ धक्का देगा। अब बाहर की तरफ धक्का देगा तो तब फिर हमें लगा कि s के बाद सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लग रहा है, p पे। तो p को न्यूक्लियस जब अपनी तरफ खींचेगा तो हम बोलेंगे कि इसके बाद वाला है p, पर d पे इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा और f पे उससे भी कम लगेगा। अगर f पे उससे भी कम लगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब जो बाकी वाले हैं, अब देखो बाकी वाले जो हैं वो इससे भी बाहर चले जाएंगे, बाकी वाले इससे भी कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे।
तो अब देखो, अब ये जो 4p है, 4p ने भी धक्का दिया और s तो धक्का दे ही रहा था, तो 4d और बाहर चला जाएगा, और 4d अगर बाहर जाएगा तो 4f तो फिर आप पूछो ही मत, हद से ज़्यादा ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब 4f है वो बहुत ज़्यादा ही बाहर चला जाता है, 4f इतना बाहर चला जाता है कि अब ये देखो, अब बच्चों हुआ क्या कि अब देखो, अब जो p है वो और अंदर नहीं जा सकता क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन उसे बाहर धक्का देंगे, और d भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि p के इलेक्ट्रॉन उसे धक्का देंगे, s के भी धक्का देंगे, और f है वो अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि s को, s में इलेक्ट्रॉन देखो भाई, s के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का धक्का लगेगा, पुश लगेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और उस एनर्जी डिफरेंस के मेन रीजन 2 ही है, एक है पेनिट्रेशन पावर, दूसरा है शील्डिंग। तो शील्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, पेनिट्रेशन पावर जितना ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से एस क्या, पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है, शील्डिंग भी ज़्यादा, तो एस अंदर भी ज़्यादा आएगा और बाहर वालों को धक्का बाहर भी ज़्यादा देगा। ठीक है, तो एस अंदर भी काफ़ी चला गया, बाहर वालों को बहुत स्ट्रांगली धक्का भी दे रहा है, पुश भी कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो एस की एनर्जी सबसे कम होती है इसलिए एस सबसे पहले भरते हैं, है ना, एफ की एनर्जी सबसे कम होती है इसलिए एफ बाद में भरा जाता है, कई बार तो दूसरे ऑर्बिट के भी इलेक्ट्रॉन एफ से पहले भरते हैं, फिर उसके बाद जाके एफ भरा जाता है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल का बच्चों ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पेनिट्रेशन, शील्डिंग, स्क्रीनिंग दोनों दिखा दिया। अब अपन फिर इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन को 3 डेफिनेशन देखनी थी, कौन कौन सी, तो मैंने आपको एक बता दी, मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट बता दिया, पेनिट्रेशन पावर बता दी, अब जेड इफेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इस न्यूक्लियस में मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसका तो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बट यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर न्यूक्लियस तो फोर्स, न्यूक्लियस पे Z है, ठीक है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना है, Z है, पर क्या वो सारा का सारा Z जितना भी है, क्या वो उसके ऊपर अपना पूरा फोर्स लगा पाएगा, क्या जितना है उतना फोर्स लग पाएगा, क्या नहीं लग पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन भी हो रहा है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे जितना फोर्स इस पे एक्चुअल में लगेगा उसको हम बोलेंगे Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव Z में से कुछ कम करना पड़ेगा, और जो कम करेंगे वो कम किसकी वजह से हुआ है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है जिन्होंने इसके ऊपर धक्का लगाया या एज अ शील्ड काम किया। तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा को हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट है वो माइनस कर दो Z में से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना एक्चुअल में फोर्स लग रहा है। ठीक है, बड़ी सरल सी बात है, इतना अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, ताकि अब देखो अब हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम अब सब कुछ न्यूमेरिकल होगा। क्यों, क्योंकि Z की वैल्यू न्यूमेरिकल होती है, तो और सिग्मा भी हमें न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम Z इफेक्टिव न्यूमेरिकली प्रॉपर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ देखो उसके लिए भी कुछ बातें हैं। तो पहली बात यह है कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक पीरियड के अक्रॉस जाते हैं तो Z इफेक्टिव है वो बढ़ जाता है, कितना 0.65 है ना, पर इलेक्ट्रॉन इन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, अक्रॉस द पीरियड है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहे S में हो चाहे P में हो 0.65 लगाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ही है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे मान लो कि अपने को 3s और 3p, तो 3s में 2 है, 3p में 3 है, तो ये p में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर कौन कौन लगाएंगे, तो 3p वाले 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 3p वाले 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, और 3s वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो ये 2 और ये 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका हमारे 3p वाले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा इफेक्ट, और ये कितना लगेगा, तो 4 इंटू 0.65, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको 0.65 फैक्टर से कम कर देगा। मतलब कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में होंगे उतना उस पर फोर्स कम लगता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे n बढ़ेगा, बट हम Z इफेक्टिव पर नहीं बोल सकते कि जनरली Z इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है,
तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये फैक्टर से ये कम होता जाएगा। तो अगर मेरे पास एक पीरियड में एक एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, तो अगर इसका z इफेक्टिव मान लो कि x है तो इसका z इफेक्टिव हो जाएगा x माइनस 0.65, ठीक है, सॉरी x प्लस 0.65, है ना, सिग्मा ही बोल देते हैं, x क्यों बोल रहे हैं हम। जैसे इसका सिग्मा है तो ये होगा सिग्मा प्लस 0.65, इसका होगा सिग्मा प्लस 2 इंटू 0.65, इसका होगा सिग्मा प्लस 3 इंटू 0.65, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तो सिग्मा भी 6.65 से बढ़ता जाएगा। बट जैसे ही हम एक ग्रुप में नीचे आएंगे, जैसे मेरे को कोई बोले कि बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें कितनी वैल्यू कम होगी जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो सिग्मा की वैल्यू में कितनी कमी आएगी या कितना बढ़ेगा, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। एग्जैक्टली कब बता पाएंगे, जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन सीख लेते, कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग एजेंट, सॉरी शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर यूजिंग स्लेटर्स रूल। स्लेटर एक साइंटिस्ट थे, स्लेटर ने हमें बताया कि हमें किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, तो उसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। शील्डिंग कांस्टेंट मतलब सिग्मा, सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए क्या है बच्चों, रूल्स है। क्या है, रूल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रूल्स देख लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद द गिवन इलेक्ट्रॉन हाईलाइटेड। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विथ गिवन इलेक्ट्रॉन हाईलाइट। जो जिस इलेक्ट्रॉन के बारे ऊपर कैलकुलेट करना है उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, बाकी आप इस सीक्वेंस में फॉलो करके लिखो। ये सीक्वेंस हमारी फेमिलियर है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 5p 6d 4d, इस सीक्वेंस को फॉलो करिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये लिखने के बाद आप क्या करो, उनको ग्रुप बना दो, उनके क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, NS और NP को एक साथ ग्रुप करो। जैसे 1s है तो 1s, 2s 2p का एक ग्रुप बनेगा, 3s 3p का एक ग्रुप बनेगा। अब 3d का अलग ग्रुप बनाएगा, 4s 4p का एक साथ ग्रुप बनेगा, 4d का अलग ग्रुप बनेगा, 4f का अलग ग्रुप बनेगा, 5s और 5p का सेम ग्रुप बनेगा। अब ये ग्रुप सेम है और अलग क्यों है, क्योंकि इनका जो शील्डिंग कांस्टेंट होगा वो अलग अलग होगा। क्योंकि आपको पता है कि भाई इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, इनकी जो शील्डिंग है वो अलग अलग है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इनका आपस में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो भी अलग होगा। और अगर वो अलग होगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई इनके ग्रुप होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है आपको, अब आपको अगर सिग्मा कैलकुलेट करना है तो आपको ये पता है कि भाई आपको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो आप सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन उसके, जैसे मान लो कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ देखो, जैसे मुझे यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा कि इस एक बात का ध्यान रखूंगा कि मुझे जहाँ कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से पहले देख लो, आपको यहाँ कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। आपको z मतलब कि एटॉमिक नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। किन के लिए कैलकुलेट करेंगे, देखो एक बार अपन एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, यहाँ देखो बच्चों, तो एक अपन पहले काम करते हैं, अपन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ग्रुप करके देखते हैं। जैसे मुझे मान लो कि Zn के लिए कैलकुलेट करना है, मुझे Mg के लिए कैलकुलेट करना है, मुझे Al के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब इसमें ग्रुप कैसे बनेंगे, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप। Mg में क्या आएगा बताओ, 1s2 Mg दो ही लिख लेते हैं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, सॉरी 4s2 तक ही आ जाएगा ना। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया, और ये 12 होता है ना, सॉरी बच्चों 3s2 तक ही होगा, ओके। तो ये 3 ग्रुप बन गए। अब हम जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आज एक लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया है, तो एक काम करते हैं, आज हम इसको समझ लिया अपन ने, कल अपन इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ लेंगे और कैलकुलेशन के बाद इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
इस फाइल को सेव कर लेते हैं पहले, फिर अपन लेक्चर फिनिश कर देते हैं। न्यू सेशन, केमिस्ट्री, ओके, पीरियोडिक टेबल। लेक्चर 4, ओके।